The ratio of contribution made by the electric field and magnetic field component to the intensity of electromagnetic wave। तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है, सबसे पहले अपने को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इंटेंसिटी का तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया, है ना, या एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो। यानी इंटेंसिटी बेटा डिपेंड करती है एनर्जी पे ना। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में डिपेंड करती है एवरेज एनर्जी पे। यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेटा अपने पास फॉर्मूला होता है यू एवरेज इंटू सी ना। अब सी तो सबके लिए सेम है, अब यू एवरेज अपने को देखना है कि यू एवरेज की वैल्यू अपने पास कितनी होती है। अब जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी बेटा अपने पास होती है यू एवरेज, वो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखूँ बेटा तो वो अपने पास होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर ना। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में बेटा एवरेज एनर्जी की वैल्यू लिखूँ तो हाफ बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, है ना। एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले अपने पास यही होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ होती हैं ये दोनों बेटा सेम ही होती हैं, है ना। कि अपने पास एक और रिलेशन होता है ई नॉट बी नॉट और सी में, ई नॉट इक्वल्स टू बेटा क्या होता है बी नॉट इंटू सी। यानी अगर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी सेम आ गई तो इंटेंसिटी भी दोनों वेव्स के लिए सेम होगी, मतलब दोनों फील्ड्स के लिए सेम आएगी ना। दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन होता है बेटा, है ना। अब मुझे बताओ ई नोट की वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ई नोट की वैल्यू लिख रहा हूँ हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ना। अब बेटा जो अपने पास सी होता है ना, उस सी की वैल्यू बेटा अपने पास होती है वन बाय अंडर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो बेटा ये अपने पास क्या बनेगा यू एवरेज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर इंटू वन बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा बेटा, तो इसका जो अपने पास यू एवरेज का आंसर आएगा वो फिर से कितना आ जाएगा हाफ बी नॉट स्क्वायर इंटू म्यू नॉट। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम है, तो फिर इंटेंसिटी भी सेम ही आएगी बेटा 1:1। फिर से बेटा अपने पास ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, द ब्रेविस्टर एंगल फॉर अ इंटरफेस शुड बी, है ना। तो ब्रेविस्टर एंगल पूछा हुआ है आई बी फॉर एन इंटरफेस, रेंज भी दे रखी है, वैल्यू भी दे रखी है। तो तुम्हें पता है बेटा जो tan थीटा होता है ब्रेविस्टर एंगल में वो अपने पास क्या होता है, वो अपने पास किसके इक्वल होता है म्यू के। अब किसी भी मटेरियल के लिए जो म्यू होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 होता है मीडियम के लिए। तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू भी 1 से क्या आनी चाहिए, ज़्यादा आनी चाहिए। tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब 45 डिग्री पे वो 1 होता है और उसके बाद वो होता है वो 1 से ज़्यादा, यानी थीटा का जो आंसर है वो तो फिर लाई करेगा अपने पास 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, है ना। 1 टू इन्फानाइट तक जाएगा, इधर रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी 45 से 90। तो अपने पास जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा वो करेक्ट होगा। तो बेटा इसमें सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द बोर मॉडल इज़ नॉट वैलिड। तो जो सिंगल एटम या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला बेटा जो एटम होता है उसके लिए तो बोर मॉडल वैलिड होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम, बाकी सबके लिए वैलिड नहीं होता। ड्यूट्रॉन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वैलिड है। सिंगली आयनाइज्ड न्यून एटम, तो न्यून बेटा 10 होता है तो +1 कर दिया तो 9 इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो इसका मतलब इसके लिए वैलिड नहीं है। यही पूछा था किसके लिए नहीं वैलिड है, बाकी हाइड्रोजन, आयनाइज्ड हीलियम, ये इन सब के लिए वैलिड होगा। तो बेटा अगेन अपने पास एक सिंपल क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स में कंसीडर कर सकते हो तुम इसको। हालांकि देखा जाए तो बेटा 12th वाले पोर्शन के जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा आए हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन भी बहुत आया है, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स भी काफ़ी आए। 11th का पोर्शन बेटा कम आया। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ना, तो एनर्जी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E=mc²। तो बस बेटा मास की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, दोनों की वैल्यू पुट करोगे ना तो शायद ये 4.5 × 10⁻13 या 16 में से आंसर आ जाएगा। करके एक बार देख लो बेटा, चलो कर लेते हैं। 0.5 ग्राम है, 10 पावर अपने पास बनेगा -3 इंटू 9 × 10⁻16 कर देता हूँ, है ना। तो ये बेटा बनेगा 4.5 × 10⁻13, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
तो ट्रांजिस्टर एक्शन का मतलब बेटा जो अपने पास एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर काम करता है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग एक तरफ होती है, रिवर्स बाइसिंग एक तरफ होती है, करंट फ्लो करता है मीटर से बेस, फिर बेस से कलेक्टर, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर एक्शन है। जो उसकी वर्किंग है वो एक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो सेकंड ऑप्शन बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है, बेस रीजन। बेस रीजन बेटा क्या होता है? थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, तो सेकंड सही है। जबकि थर्ड देखोगे, बेस और कलेक्टर है वो सेम डोपिंग होते हैं, गलत है, अलग अलग डोपिंग होती है। और बेस एमिटर कलेक्टर के साइज सेम होते हैं, ये भी गलत है। फर्स्ट भी बेटा गलत है, दोनों फॉरवर्ड बायस आ जाए, ये तो अपने को पता ही नहीं ना कौन से रीजन में काम करता है ना। बेसिकली या तो दे रखा हो कि एक्टिव है, सेचुरेटेड है, फिर तो लगाएं, तो सेकंड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। हाँ तो बेटा ये जो क्वेश्चन आया था ये अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ चार्ज दिस, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बेटा स्फीयर के सेंटर से मुझे बताओ 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ये पी पॉइंट है, यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये अपने पास स्फीयर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिख दूँ? वो तो अपने पास होता है KQ/R²। तो सारी वैल्यूज़ बेटा तुम्हें दे रखी है, इसकी वैल्यूज़ पुट करो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ना। तो ये शायद 1.28 × 10⁴ आ रहा है, कैलकुलेशन करके देख लेना बेटा। आउटसाइड पॉइंट के लिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास वेव ऑप्टिक्स के ऊपर है ना, बेसिकली टेलीस्कोप की रेजोल्यूशन के ऊपर है। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has diameter 2 मीटर। तो बेटा जो अपने पास टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होती है वो अपने पास आती है 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय ए। बस ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए था। लैम्डा इसमें 600 दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू चलो रख लेते हैं 0.61 × 600, नैनोमीटर में इंटू 10⁹ कर देंगे। ए बेटा यहाँ पे होता है रेडियस, अपर्चर का रेडियस, और तुम्हें डायमीटर दे रखा है ना। डायमीटर 2 है तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा इसमें अपने पास जो आंसर है वो थर्ड आ जाएगा, 3.66 × 10⁻⁷। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन एरर का था जिसमें स्क्रू गेज के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ स्क्रू गेज हैज़ लीस्ट काउंट 0.01 mm। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लीस्ट काउंट ने कितना दे रखा है 0.01 mm, ये लीस्ट काउंट दे रखा है। अच्छा, देयर आर 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। तो बेटा तुम्हें बस लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। लीस्ट काउंट का अपने पास फॉर्मूला होता था पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ डिवीज़न या डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ सर्कुलर डिवीज़न। तो ये तो पता करना पिच, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, पिच बराबर, है ना, पिच बराबर क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ़ डिवीज़न। तो लीस्ट काउंट बेटा कितना है 0.01 और नंबर ऑफ़ डिवीज़न बेटा कितने हैं 50। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये अपने पास बन जाएगा 0.5 mm। तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट है। तो याद रखना, लगा लो, पाँचवें का है बेटा 1। हाँ तो बेटा ये अपने पास कैपिलरी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस टू अ हाइट h। द मास ऑफ वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ऑफ रेडियस 2r इज इमर्स्ड इन वाटर, द मास ऑफ वाटर विल राइज इन द ट्यूब। तो कहने का मतलब बेटा इसमें क्या है कि दो केसेस है अपने पास, है ना। पहले केस में जो रेडियस है बेटा ट्यूब का वो अपने पास है r, और यहाँ पे हाइट कितनी है h। दूसरे केस में बेटा पानी जो है वो r हाइट तक h हाइट तक ऊपर गया है और उस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है r। दूसरे केस में बेटा अपने पास जो रेडियस है वो तो हो गया 2r ना। अब पानी कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा h' ये अपने को पता करना है। तो बेटा हाइट का जो फॉर्मूला होता है कैपिलरी ट्यूब में वो अपने पास होता है 2t cos θ डिवाइडेड बाय r rho जी,
है ना। तो अगर मैं आर को इस तरफ ले जाऊँ तो एच इंटू आर का जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन, डेंसिटी, जी, ये सब कांस्टेंट है। यानी एच इंटू आर जो होता है ये बेटा क्या होता है अपने पास, कांस्टेंट। यानी मैं लिख सकता हूँ H1R1 बराबर H2R2, है ना। अब पहले केस में एच एच है और आर आर है, तो एच इंटू आर। अच्छा, दूसरे केस में बेटा एच कितनी है, दूसरे केस में एच एच डैश है और आर बेटा कितनी है, 2R। तो इसका मतलब अपने पास जो एच डैश का आंसर आएगा ये अपने पास आ जाएगा H/2। यानी दूसरे केस में कितनी हाइट बेटा पानी ऊपर गया है, आधी हाइट तक ही गया है, H/2 तक। पर हमसे हाइट नहीं पूछी थी, हमसे पूछा था कि पहले केस में जो पानी भरा है उसका मास 5 ग्राम है ना। तो दूसरे केस में अपने को बताना है। तो पानी जो भरा हुआ है वो बेटा एक सिलेंड्रिकल शेप में भरा हुआ है ना। पानी अगर तुम ध्यान से देखो तो एक इसमें फिल किया हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर फिल किया हुआ है ना, जिसकी हाइट एच है और रेडियस आर है और डेंसिटी रो है ही। तो मैं यहाँ पे मास को, है ना, मास को क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट केस वाले केस में मास को बेटा मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यानी मास अपने पास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में एरिया आ जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। ये मास बेटा उसने दे रखा है 5 ग्राम। अब सेकंड केस में जो नया मास आएगा उसमें रेडियस भी चेंज हो गया और एच हाइट भी चेंज हो गई। तो एम डैश बराबर डेंसिटी तो वही है, पाई इंटू आर की जगह क्या लिख दूँ, 2R का स्क्वायर, है ना, इंटू एच की जगह क्या लिख दूँ, H/2 इंटू रो तो है ही बेटा, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, है ना, इसको सॉल्व करें तो बेटा यहाँ 4 बनेगा, 2 बनेगा, 2 रह जाएगा। तो मतलब ये अपने पास बन रहा है 2 इंटू 5 ग्राम। तो आंसर बेटा आ रहा है 10 ग्राम, क्योंकि 4/2 2 बचा ना, बाकी सबकी वैल्यू तो 5 थी, तो 2 इंटू 5 क्या आएगा, 10 ग्राम। यानी कितना मास इस केस में आंसर होगा, इस केस में बेटा अपने पास आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। हाँ तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये एक लॉजिक गेट के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया है, सिंपल क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि ये जो वाई आउटपुट आएगी उसका ट्रुथ टेबल क्या होगा। तो ए इधर क्या है बेटा, ये लगा हुआ है नॉट गेट, नॉट गेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ क्या मिलेगा, ए बार, और यहाँ भी नॉट गेट है तो यहाँ क्या मिलेगा, बी बार। अब ए बार बी बार किस में गए हैं, ये बेटा गए हैं नॉर गेट में, है ना। तो नॉर गेट क्या करेगा, वो करेगा ए बार प्लस बी बार, दोनों को ऐड कर देगा और ऊपर क्या चिपका देगा, बार। तो बेटा यहाँ पे हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम, ना, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, प्लस को डॉट में बदलो, तो ए का बार डॉट बी का बार हो जाएगा ना, प्लस को डॉट में बदल सकते हैं। तो बेटा ये वाई जो अपने पास लास्ट में आंसर आउटपुट आ रहा है ये आ रहा है ए इंटू बी। तो मतलब ये अपने पास कौन सा गेट बनेगा, ये अपने पास बेटा बन रहा है एंड गेट। तो तुम्हें अब ढूंढना है एंड गेट जैसा। तो बेटा जो थर्ड ट्रुथ टेबल है वो एंड गेट का ही है ना, 0 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0। तो थर्ड बेटा इसका आंसर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डायपोल के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ अ डायपोल मोमेंट दिस, पी की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट at a distance 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle 60 degree with the dipole। यानी मान लेते हैं ये अपने पास एक डायपोल है P, है ना। तो भाई इस डायपोल से, है ना, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और ये जो पॉइंट वाली जो लाइन है ये बेटा कितना एंगल बना रही है, ये बेटा एंगल बना रही है 60 डिग्री, है ना। और ये डिस्टेंस होती है बेटा R। तो इस P पॉइंट पे अपने को पोटेंशियल पता करना है ना, ये P पॉइंट और ये P डायपोल है। तो एक डायपोल की वजह से जो जनरल फार्मूला होता है बेटा V इक्वल्स टू, वो अपने पास होता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। थीटा बेटा तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री, बस वैल्यूज़ पुट कर दो। वैल्यूज़ पुट करोगे तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 दे रख दो, इंटू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 60 इंटू 10⁻−19, तो 16 इंटू 10⁻−9 सॉरी, ठीक है, डिवाइड बाय बेटा डिस्टेंस भी तुम्हें दे रखी है, डिस्टेंस कितनी है 0.6, है ना, और कॉस 60 डिग्री रख दो। तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री करोगे तो इंटू क्या कर दोगे 1/2। ये थीटा कितना रखना है 60, सारी वैल्यूज़ बेटा रख देनी, सारी वैल्यूज़ रखोगे
तो आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन बेटा अपने पास फिर से केटीजी का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल ना, एट अ टेम्परेचर 27, द डेंसिटी पूछी हुई है बेटा। तो प्रेशर का फॉर्मूला अपने पास होता है P इक्वल्स टू रो आर टी डिवाइडेड बाय एम ना, रो आर टी डिवाइड बाय एम। इसमें तुमसे डेंसिटी बेटा पूछी हुई है, तो डेंसिटी अगर हमसे पूछी हुई है तो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं क्या लिखूँ? क्या वो P इंटू एम डिवाइडेड बाय आर टी हो जाएगा ना। प्रेशर बेटा अपने को दे रखा है 249, तो 249 अगर हमें दे रखा है तो किलो पास्कल में दे रखा है बेटा, तो 249 इंटू 10 पावर क्या लिख दूँ? 3 इंटू मास। मास बेटा अपने पास कितना है? हाइड्रोजन गैस है तो मास 2 इंटू 10 पावर -3 kg लिख दूँ, ग्राम में 2 ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर बेटा अपने पास कैलविन में लिखोगे तो 300 कैलविन। तो बेटा अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये अपने पास एग्जैक्ट बनेगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब। यानी बेटा इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो अपने पास आएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बेटा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा पूरे रीजन में, जैसे मान लेते हैं कोई अपने पास स्फेरिकल रीजन है, तो पूरे रीजन में जो पोटेंशियल है वो क्या है? कांस्टेंट है, 5 वोल्ट है ना। तो इसका मतलब बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा आर या डी वी बाई डी आर। अब डेल्टा वी तो ज़ीरो ही है बेटा, क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, और डेल्टा वी या डी वी ज़ीरो है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन करोगे तब भी ज़ीरो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। तो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन। तो चेक कर लो बेटा कि जो अपने पास 8th क्वेश्चन है उसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा एक मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। इफ़ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस गिवन है द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास डायरेक्ट फार्मूला ही होता है कि जो इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा का, वो अपने पास होता है 12.27 ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी ना। और ये जो 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट वी होता है ये अपने पास एंगस्ट्रॉन में आंसर होता है। अब बेटा लैम्डा तुम्हें गिवन दे रखा है, वी तुम्हें कैलकुलेट करना है। लैम्डा अपने पास कितना दे रखा है? 1.227 इंटू 10 पावर -2 इंटू नैनोमीटर में बेटा इंटू 10 पावर -9 भी लिख देंगे ना, और इक्वल टू करके यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी, और यहाँ लिख देंगे इंटू 10 पावर -10 है ना, एंगस्ट्रॉन में है। तो बेटा इसको सॉल्व करना था, ये कुछ कैंसिल आउट हो जाता, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन बनती, और ये जो v का आंसर आ रहा है वो बेटा आ रहा है 10 पावर 4 वोल्ट ना। सब कुछ कटा जाता, वो v स्क्र 10 पावर अपने पास v अंडर रूट वी इक्वल्स टू 10 पावर 2 बनता, तो v बनता बेटा 10 पावर 4। तो इसका मतलब बेटा कौन सा ऑप्शन सही था? सेकेंड ऑप्शन बेटा सही है। हाँ तो बेटा फिर से अपने पास एनएलएम का एक सिंपल क्वेश्चन आया है जिसमें 2 मासेस दे रखे हैं और हमसे एक्सेलेरेशन सिस्टम का पूछा हुआ है ना। तो एक्सेलेरेशन का बेटा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। एक्सेलेरेशन का अपने पास फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू क्या लिखना होता है बेटा? g है ना। तो इंटू क्या करना है? g। तो ज़रा बताओ, तुम्हें सारे वैल्यूज़ दे रखी हैं, बस m1 है, एक 6 है एक 4 है, तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू जी। तो बेटा अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ रहा है g/5। तो आंसर g की टर्म में क्या दिखेंगे? g/5। हाँ तो बेटा 11th क्वेश्चन जो है वो अपना मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड द हाइट ऑफ द टावर ना। जैसे मान लो क्वेश्चन सिंपल है बेटा कि अपने पास h हाइट से एक बॉल को हमने थ्रो कर दिया ना नीचे की ओर। अच्छा वेलोसिटी भी दे रखी है, कितनी वेलोसिटी थ्रो किया बेटा? 20 से। और ये जो बॉल है ये नीचे जाके स्ट्राइक करती है, और कितनी वेलोसिटी से बेटा? 80 मीटर पर सेकेंड से ना। तो अब इस क्वेश्चन को
हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, क्योंकि इस बॉल पे बेटा केवल और केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रही है, जी, है ना। तो हम इसको वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू अपने को दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी वी भी अपने को दे रखी है, एच अपने को कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है बेटा, है ना, उसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन लेने होते हैं ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव, ना, क्योंकि 20 भी नीचे, 80 भी नीचे, एच भी नीचे, तो सब चीज़ें पॉजिटिव में लिख देंगे, जी भी पॉजिटिव में लिख देंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। तो फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है, 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू बेटा जी आ जाएगी 10 इंटू क्या लिख दूँ, एच। ये एच अपने को कैलकुलेट करना है। तो बेटा अगर तुम इस एच को सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आ रहा है 300 मीटर। तो इसको ना बेटा अपने पास जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास है सेकंड ऑप्शन। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो ट्रांजिस्टर एक्शन का मतलब बेटा जो अपने पास एक्टिव रीजन में जो ट्रांजिस्टर काम करता है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग एक तरफ होती है, रिवर्स बाइसिंग एक तरफ होती है, करंट फ्लो करता है मीटर से बेस, फिर बेस से कलेक्टर, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर एक्शन है। जो उसकी वर्किंग है वो एक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन बेटा साफ साफ दिखाई दे रहा है, बेस रीजन। बेस रीजन बेटा क्या होता है, थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, तो सेकंड सही है। जबकि थर्ड देखोगे बेस और कलेक्टर है वो सेम डोपिंग होते हैं, गलत है, अलग अलग डोपिंग होती है, और बेस एमिटर कलेक्टर के साइज सेम होते हैं, ये भी गलत है। फर्स्ट भी बेटा गलत है, दोनों फॉरवर्ड बायस आ जाए, ये तो अपने को पता ही नहीं ना कौन से रीजन में काम करता है ना। बेसिकली या तो दे रखा हो कि एक्टिव है, सेचुरेटेड है, फिर तो लगाएं, तो सेकंड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। सो बेटा पेपर फिज़िक्स का बहुत ही सिंपल आया था, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 570 प्लस जाएगी, है ना, 570 और 575 के बीच में। सो होप फॉर द बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर द रिज़ल्ट। थैंक यू।